जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने यूपी पुलिस के जीएस को ध्यान में रखते हुए 11वां प्रतिशत लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, मुझे आशा है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी और आप भी ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, तैयारी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने माँ बाप के सपनों का भी ध्यान रखें। तो बच्चों, आज हम लोग यूपी पुलिस के री एग्जाम के जीएस के 11वें प्रतिशत के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, मानव शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? क्लियर है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सेकंड है बच्चों वसा से, ऑप्शन थर्ड है विटामिन से और ऑप्शन 4 है बच्चों कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। कौन सा है? ऑप्शन 4 है। जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से ही प्राप्त होती है। लेकिन बच्चों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। क्लियर है बच्चों? किससे प्राप्त होती है? हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है और दूसरे नंबर पर वसा से होती है। क्लियर है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम मुख्यतः क्या होता है? वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्लियर है बच्चों? अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, संसद में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों, हमेशा आपको ये नहीं पर ध्यान देना है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन जानते हैं लेकिन नहीं के कारण गलत भी कर देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों राज्यसभा, ऑप्शन सेकंड है राष्ट्रपति और ऑप्शन थर्ड है लोकसभा और ऑप्शन 4 है बच्चों उपराष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। क्या है? ऑप्शन 4 है उपराष्ट्रपति संसद में सम्मिलित नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। क्लियर बच्चों? यह संसद की बात की जाए तो संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। क्लियर बच्चों? किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 79 या आर्टिकल 79 के तहत भारत की एक संसद होती है। क्लियर बच्चों? यदि बात की जाए तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। क्लियर बच्चों? और लोकसभा की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 81 में बताया गया है। क्लियर है बच्चों? राष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह भी बताया गया है। क्लियर बच्चों? संसद से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 79। राज्यसभा से कौन है? अनुच्छेद 80। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81 है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 25 भाग, ऑप्शन सेकंड है 22 भाग, ऑप्शन थर्ड है 12 भाग और ऑप्शन 4 है 10 भाग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। कितने? वर्तमान में 25 भाग हैं। कितने? हमारे संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 22 भाग थे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि संविधान के निर्माण के समय भाग 22 थे। संविधान के निर्माण के समय भाग 22 थे। संविधान के निर्माण के समय भागों की संख्या कितनी थी? तो 22 भाग थे। क्लियर है बच्चों? भाग क्या होता है बच्चों? भाग यह होता है कि एक जैसी चीजों को किस भाग में, मतलब कहने का यह है कि हमारे संविधान बनाया गया तो संविधान को भागों में बांटा गया, भागों को अनुच्छेदों में बांटा गया। तो भाग एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक ही विषय से संबंधित सारे अनुच्छेद वहां पर सम्मिलित कर लिए गए हैं। क्लियर है बच्चों? अगर बात की जाए, जैसे आप लोग जानते हो भाग 1 तो वो संघराज्य क्षेत्रों से तो संबंधित है, भाग 2 तो नागरिकता, उसमें अनुच्छेद भी तो हैं। भाग 2 में अगर आप लोग जानते हैं तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो उसमें क्या है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? तो अगर बात की जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन कराता है? बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है चुनाव आयोग, ऑप्शन सेकंड है राज्य निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन थर्ड है बच्चों विधानमंडल, और ऑप्शन फोर है बच्चों संसद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सेकंड है। क्या है? ऑप्शन सेकंड है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों का क्रियान्वयन करता है या उनको कराता है या उनका आयोजन करता है। तो बच्चों पंचायती राज जो व्यवस्था है आप सब लोग जानते हो, तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है। क्लियर बच्चों? कौन सा है? भाग 9 है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो अनुसूची भी है। अनुसूची 11वीं किससे संबंधित है? तो वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं बच्चों? 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची को यदि बात की जाए बच्चों तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो जो चुनाव आयोग होता है वह पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव नहीं कराता। पंचायती राज व्यवस्था में बच्चों सामान्यतः प्रधान, जिला पंचायत सदस्य ये आते हैं, जबकि चुनाव आयोग का जो काम होता है, चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है बच्चों वह सांसद, विधायक, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति इनसे संबंधित चुनाव कराता है। क्लियर है बच्चों? जबकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था से चुनाव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, किस अनुच्छेद में इसका विवरण है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों अनुच्छेद 148, ऑप्शन सेकंड है अनुच्छेद 76, ऑप्शन थर्ड है बच्चों अनुच्छेद 56, और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 51 का। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 148 में यह बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। बच्चों यदि महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की जो नियुक्ति करता है बच्चों वो कौन करता है? वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों? इसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उसके अलावा मैं बता दूं बच्चों आपको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कैग को या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। महत्वपूर्ण पद बताया था। क्यों बताया था बच्चों? मैं आपको बता दूं कि नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है इस पर ऑडिट करने का काम होता है। ऑडिट यह जो भारत सरकार के द्वारा जितने खर्च किए जाते हैं उन सब की रिपोर्ट यह देता है। और बच्चों इसकी खासियत यह कि राज्य में भी यह राज्यपाल को देता है। राज्य में जो खर्च किए जाते हैं उनका ऑडिट करके यह उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। इसलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जनता की जेबों का संरक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता की जेबों या पॉकेट का, जनता की पॉकेट का संरक्षक कहा जाता है। पॉकेट का संरक्षक भी कहा जाता है। बच्चों जैसे यदि आपने सुना होगा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ या कोयला आवंटन घोटाला हुआ, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था बच्चों, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है जितने भी घोटाले हुए उनको उजागर किसके द्वारा किया गया था? कैग के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर बच्चों? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको हटा राष्ट्रपति नहीं सकता है बच्चों। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण पद था, इसलिए इसमें यह किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ऐसे हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और वैसे चुनाव आयोग को भी हटाया जाता है।
चुनाव आयोग को भी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है चुनाव आयुक्त की, लेकिन उससे हटाने की भी प्रक्रिया कुछ ऐसी है जैसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को है। क्लियर बच्चों? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? हटाया ऐसे जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। क्लियर है बच्चे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जा सकता है वैसे ही किसको हटाया जा सकता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। क्लियर बच्चे? अनुच्छेद 76 की बात की जाए बच्चों तो यह महान्यायवादी से संबंधित है, महान्यायवादी से संबंधित है बच्चों। यदि अनुच्छेद 56 की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। और यदि बात की जाए अनुच्छेद 51 का बच्चों तो यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। क्लियर बच्चों? और इस क्लास की जो खूबसूरती आप देख रहे होंगे इसको देखते हुए कि इसमें हर छोटी चीज से बड़ी चीज, कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन के साथ साथ ही इसकी व्याख्या कराई जाती है जिससे आपको अलग पढ़ने की भी जरूरत तो नहीं। और जो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यूटी रख पाते हैं तो मेरा यह दावा भी है और उम्मीद है कि आप लोग अपने एग्जाम में इस क्लास में से अधिकांश क्वेश्चनों को कर पाओगे। क्लियर बच्चों? और इस क्वेश्चन को, इस जो सीरीज है इसको इसलिए ध्यान में रख के बनाया गया है कि जो बच्चे कुछ गरीब हैं वो पेड बैच खरीदने में असमर्थ होते हैं तो उनको यह सीरीज का लाभ मिल सके। क्लियर बच्चों? और इस जो आप इसको देख रहे हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें जिससे कि बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट 1, ऑप्शन सेकंड 2 संशोधन हुए, ऑप्शन थर्ड 3 संशोधन हुए, ऑप्शन 4 4 संशोधन हुए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं प्रस्तावना में सिर्फ 1 संशोधन हुआ है। अब तक हमारी प्रस्तावना में सिर्फ बच्चों 1 ही संशोधन हुआ है या 1 परिवर्तन हुआ है। अगर बात की जाए तो वह संशोधन कब हुआ था? तो बच्चों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके द्वारा हुआ था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यह संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके तहत क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। केवल कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए थे और वो कौन कौन से थे बच्चों? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और बच्चों तीसरा था आपका अखंडता। क्लियर है बच्चों? केवल प्रस्तावना में आज तक केवल 1 ही चेंज हुआ है या 1 ही संशोधन हुआ है और वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ था जिसमें ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो इन्हीं को क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शामिल नहीं किया गया था? 3 इनको दे देगा, 1 रख देगा लोकतांत्रिक गणराज्य, वो कोई भी रख सकता है। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जो है पहले तो जो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्लियर है बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे ही बाद में प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। किसको? जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था इसको ये फिर 22 जनवरी 1947 को बच्चों कब? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया था। क्लियर बच्चों? और प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। क्लियर बच्चों? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 1885, ऑप्शन सेकंड है 1905,
ऑप्शन थर्ड है 1925, ऑप्शन फोर है 1907। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या है? 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? बनारस में अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहे थे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्लियर है बच्चों? राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो ये 1915 में आए थे और गांधी जी उसी समय राजनीति में उतरना चाहते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा था कि आप पहले एक वर्ष इस देश का भ्रमण कीजिए और यहाँ की समस्याओं से जागरूक हो जाइए, उसके बाद ही आप यहाँ राजनीति में प्रवेश करना। और इसी के आधार पर कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। क्लियर बच्चों? अब बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। क्लियर है बच्चों? किसने की थी? इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। और उसके अलावा इसी सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो किस किस में हुआ था? गरम दल और नरम दल। गरम दल व नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो कांग्रेस का विभाजन वापस कब लिया गया था? तो कांग्रेस का विभाजन 1911 में वापस लिया गया था। क्लियर है बच्चों? कब लिया गया था? 1911 में वापस लिया गया था। क्लियर है? 1885 में आप सब लोग जानते हो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन सा? प्रथम अधिवेशन हुआ था। और 1925 की बात की जाए तो जब सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी थी तब हुआ था। क्लियर है बच्चों? तो कानपुर में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और ये जो प्रथम है आप सब लोग जानते हो यह बंबई में हुआ था। इसके भी उमेश चंद्र बनर्जी थे। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सेकंड। 1905 की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? क्लियर बच्चों? एक वर्ष में मतलब हमें स्वराज को धारण करना है या स्वराज हम हासिल कर कर रहेंगे, ये गांधी जी ने कब नारा दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों दांडी मार्च के समय, ऑप्शन सेकंड है बच्चों असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय और ऑप्शन फोर है बच्चों गोलमेज सम्मेलन के समय। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज पाने का नारा दिया था। क्लियर है बच्चों? और असहयोग आंदोलन आप सब लोग जानते हो कि इसकी शुरुआत या यह प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में हुआ था। लेकिन 5 फरवरी 1922 4 फरवरी लिखा मिल जाता है, 4 फरवरी ही भी लिखा मिल जाता है और 4 फरवरी या 5 फरवरी कोई भी एक आ जाता है तो दोनों में सही मान लिया जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई थी। क्या हो गई थी? चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना हो गई जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और जो गांधी जी का जो सपना था कि हम एक वर्ष में स्वराज का नारा प्राप्त करेंगे वह असमर्थ रहा या असफल रहा। क्लियर है बच्चों? दांडी मार्च के अगर समय की बात की जाए तो यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। क्लियर है बच्चों? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए बच्चों तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च में कोई डिफरेंट नहीं है। दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और गोलमेज सम्मेलन तो 3 हुए थे बच्चों जो अलग अलग समय में हुए थे। क्लियर है बच्चों? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और क्वेश्चन यही पूछा गया कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिया था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसने गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था
अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ था। तो उसको महात्मा गांधी का लाभ का सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट है सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन सेकंड है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन थर्ड है एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, और ऑप्शन फोर है बच्चों मदन मोहन मालवीय ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते, किसको? गांधी इरविन समझौते को क्या कहा था? महात्मा गांधी के लाभ का सांत्वना पुरस्कार कहा था। क्लियर है बच्चों? हुआ क्या था? गांधी इरविन समझौते की यदि बात की जाए तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्लियर बच्चों? कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों जब यह दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत हुआ था तो यह इसी समझौते के तहत हुआ था। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत, सविज्ञा आंदोलन का जो अंत हुआ था, आंदोलन को जो समाप्त किया गया था या अंत हुआ था वो किसके तहत हुआ था? वो गांधी इरविन समझौते के तहत हुआ था जो 5 मार्च 1931 में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं जो इरविन था उस समय गवर्नर जनरल था। क्लियर है? इरविन कौन था उस समय? इरविन उस समय बच्चों गवर्नर जनरल था। और इरविन का जो टाइम पीरियड था बच्चों वह 1926 से 31 तक था। कब तक रहा? 1926 से 31 तक रहा। और उसी दौरान इरविन गवर्नर जनरल था और गांधी जी ने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इन दोनों के मध्य एक सहमति हुई। उस सहमति के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया और इसे ही गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो मेरे बच्चों इसमें क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत जो भारतीय विधान परिषद थी, मतलब स्वतंत्रता से पहले ही जो भारतीय विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की अनुमति या शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सेकंड है भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन थर्ड है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन फोर है भारत शासन अधिनियम 1919। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है चिल्का झील के पास या चिल्का झील पर, ऑप्शन सेकंड है महानदी के मुहाने पर, ऑप्शन थर्ड है गोदावरी के मुहाने पर, ऑप्शन फोर है पुलिकट झील के पास। तो मेरे प्यारे बच्चों श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के पास स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यहाँ से हमारे जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, क्या जो लॉन्च व्हीकल होते हैं वो सब यहीं से छोड़े जाते हैं। क्लियर है? जितने भी लॉन्च व्हीकल होते हैं जैसे आपने सुना होगा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV, जो भी आपने सुना होगा, जो जितने भी लॉन्च व्हीकल होते हैं अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जिन लॉन्च व्हीकल के द्वारा जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो सभी कहाँ से भेजे जाते हैं बच्चों? वो सभी श्रीहरिकोटा द्वीप से ही भेजे जाते हैं। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो प्रॉपर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर है बच्चों? यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पुलिकट झील भी, पुलिकट झील अगर आपको पता हो तो यह 2 राज्यों में, कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में है। एक तो तमिलनाडु में पड़ती है बच्चों, थोड़ी सी है तमिलनाडु में है, और बच्चों आंध्र प्रदेश में है। किसमें है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो जो झील का हिस्सा आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बेंगलुरु में, ऑप्शन सेकंड चेन्नई में,
ऑप्शन थर्ड कोलकाता में, और ऑप्शन फोर बच्चों हैदराबाद में। तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है बच्चों वह बेंगलुरु है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है बेंगलुरु में। कभी कभार यह पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आप सब लोग जानते हो कि कर्नाटक का बेंगलुरु क्या है। आप सब लोग जानते हो कि बेंगलुरु एक फेमस उसका डिस्ट्रिक्ट भी है और कर्नाटक की राजधानी भी है। क्लियर है बच्चों? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही कहा जाता है। या पूछ लिया है कि सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है, तो बच्चों कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट पद्मा बच्चों, ऑप्शन सेकंड भागीरथी, ऑप्शन थर्ड मेघना, और ऑप्शन फोर बच्चों नर्मदा। तो अगर बात की जाए तो इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह आपके सामने है और वह होगा पद्मा। क्लियर बच्चों? क्या होगा? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। अब अगर बच्चों बात की जाए तो हम सब लोग जानते हैं कि एक नदी तो ये है जिसका हम लोग भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम भागीरथी कहते हैं। और एक्चुअली बात यह है कि भागीरथी का ही जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री के गोमुख से है। कहाँ से है? गंगोत्री के गोमुख से। गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं अलकनंदा। क्या कहते हैं? अलकनंदा कहते हैं। और बच्चों एक नदी यहाँ से आती है और अलकनंदा में यहाँ के मिलती है। इस नदी को हम कहते हैं बच्चों मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यह है कि अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब जो अलकनंदा में मंदाकिनी मिल जाती है तो इसकी जो संयुक्त धारा है वो आगे बढ़ती हुई आती है और भागीरथी आती है और ये यहाँ इस स्थान पर मिल जाते हैं। किस स्थान पर मिल जाते हैं? इस स्थान पर मिलते हैं। इसको देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। और अब अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा है इसे हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चों? किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। और यह पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में से हम पद्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? किसके नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से हम लोग बांग्लादेश में जानते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप सब लोग जानते हो कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। 2008 में 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। उसके अलावा इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत में होकर बहती है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी को रहस्यमयी झील कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है रूपकुंड झील, ऑप्शन सेकंड है लोनार झील, ऑप्शन थर्ड है कोलेरू झील और ऑप्शन फोर है बच्चों वेम्बनाड झील। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है रूपकुंड झील है। इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है और यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। रहस्यमयी झील इसलिए कहा जाता है कि इस झील के आसपास जब एक बार यहाँ खोज हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारे मानव कंकाल मिले थे, इसलिए इस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। लोनार झील की बात की जाए बच्चों तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है और ये क्रिएटर झील है। कोलेरू झील की बात की जाए बच्चों तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह वेम्बनाड झील की बात की जाए बच्चों तो यह केरल में स्थित है और यह सबसे लंबी झील भी है। भारत की सबसे लंबी झील में से एक है। सबसे लंबी झील वेम्बनाड है जो केरल में स्थित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है बच्चों
तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन फोर है बच्चों सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन फोर। कहां पर? सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों तो आपके सामने है, देश में एग्रो इकोलॉजिक क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन फर्स्ट 15, ऑप्शन सेकंड 20, ऑप्शन थर्ड 18 और ऑप्शन फोर है 17। बच्चों पूछा क्या किया गया है? एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र। क्लियर है? एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन सेकंड है। क्या है? ऑप्शन सेकंड है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो वो 20 है। या जलवायु क्षेत्रों की बात की जाती तो 15 थे। भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो भारत को 15। भारत में जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में जलवायु क्षेत्र 15 है। क्लियर है बच्चों? जबकि एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 20 है। क्लियर है? ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। भारत में जलवायु क्षेत्र 15 हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों की बात की जाए तो 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। जबकि एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र भारत में 20 है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बच्चों भारत में 3 प्रकार की फसल होती हैं, उसमें एक होती है बच्चों रबी, एक होती है रबी, एक होती है खरीफ, एक होती है खरीफ और एक होती है जायद। क्लियर बच्चों? कितनी होती हैं? 3 प्रकार की फसल होती हैं। अब अगर रबी की बात की जाए बच्चों तो रबी की जो फसल होती है मुख्यतः यह अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है, जबकि इसे मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। क्लियर बच्चों? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और रबी की जो फसल होती हैं उसमें बच्चों अक्टूबर और नवंबर, इसको अक्टूबर और नवंबर कर सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में ये काट ली जाती है। कब बोई जाती है बच्चों? ये अक्टूबर और नवंबर में ये बोई जाती है। अब अगर बात की जाए तो ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की जो फसल हैं इनमें कुछ नाम हैं आपके, जैसे प्रमुख हैं गेहूं, सरसों, चना, जौ आदि। क्लियर है बच्चों? तो अब इसमें पूछा गया है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गेहूं, ऑप्शन सेकंड है कपास, ऑप्शन थर्ड है बच्चों चना और ऑप्शन फोर है सरसों। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है कपास। कपास रबी की फसल नहीं है, बल्कि कपास खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? कपास खरीफ की फसल है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों अभ्रक, इसे मायका भी कहते हैं, ऑप्शन सेकंड है तांबा और ऑप्शन थर्ड है चूना और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि तांबा ललितपुर के पास पाया जाता है। चूना की बात की जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र के पास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से, ऑप्शन सेकंड है यूरो फर्स्ट तथा यूरो सेकंड वाहन से, ऑप्शन थर्ड है ग्रीन हाउस प्रभाव से और ऑप्शन फोर है इनमें से किसी से नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से ही हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक राज्य से अधिक राज्यों में स्थित है? हाँ बच्चों, हमारा भारत का एक ऐसा राज्य है जो एक राज्य से अधिक राज्यों में, उसका खुद का तो कोई राज्य ही नहीं है और वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी मैं आपको बताता हूं,
ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड है केरल, और ऑप्शन थर्ड है पुडुचेरी, और ऑप्शन फोर है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन थर्ड है। क्या है? पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जो एक से अधिक राज्यों में स्थित है। कैसे? देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें एक है यनम, एक है माहे, एक है बच्चों कराईकल, और एक है पुडुचेरी। एक क्या है बच्चों? पुडुचेरी। इन चार राज्यों को मिलाकर ही पुडुचेरी कहते हैं। इन चारों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पुडुचेरी कहते हैं। इन चारों को ही हम पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में करते हैं। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश में ये चार स्थल है। अब देखिए यनम की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में, किसमें है? ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है बच्चों? यदि बात की जाए माहे की तो ये केरल में है, माहे की बात की जाए तो ये केरल में, और यदि इन दोनों की बात की जाए बच्चों तो ये तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। और अब देख सकते हो आप लोग कि यह एक से अधिक राज्यों में स्थित है। क्लियर बच्चों? और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी जाता है, और ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्लियर बच्चों? और आप आज की क्लास कैसी रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।